हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सीए याचना मूथा बुरेट। बेटा हम क्या कर रहे थे मैम, हम कर रहे थे रिवीजन समरी बुक से। समरी बुक बेटा अवेलेबल है मेरी वेबसाइट www.icleak.com में अवेलेबल है। इंटरमीडिएट आईपीसीसी का इनडायरेक्ट टैक्स पार्ट जो है उसका रिवीजन हम यहाँ पे कर रहे थे। ये समरी बुक आपको डाउनलोड करने में कोई इश्यू आ रहा है तो बेटा इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ये समरी बुक मिल जाएगी। प्लस ये समरी बुक फर्स्ट लेक्चर जो है आपके समरी रिविजन्स का यहाँ पे उसके आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में भी अवेलेबल है। और बेटा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बेटा हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर टैक्स इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट। रिवीजन है, क्विक रिवीजन है, हम यहाँ क्विकली समझेंगे। इस चैप्टर से बेटा क्वेश्चन आए मार्क्स नहीं छोड़ना है, वैसे भी इनडायरेक्ट टैक्स पेपर में आपको मार्क्स कहीं भी नहीं छोड़ना है। बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इनवॉइस इश्यू होती है भाई, यहाँ पे जो इनवॉइस इशू होती है उसका टाइम लिमिट क्या है हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने टैक्सेबल सप्लाई की गुड्स की करेंगे हम या तो सर्विस की करेंगे, भाई उसी पे तो जीएसटी लगता है वैसे भी। तो अब यहाँ पे गुड्स की सप्लाई करी या सर्विस की करी उस पर डिपेंड करता है आपको इनवॉइस कब तक इशू करनी। गुड्स की करी मैम मैंने, एंड इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, एंड इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स मतलब कि भाई मैंने फॉर एग्जांपल ये पेन सेल किया, ये पेन क्या हुआ, ये पेन यहां से मैंने मुंबई से भेजा, दिल्ली गया। डज इट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स? यस इट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो आपका टाइम लिमिट क्या होगा, एट द टाइम ऑफ रिमूवल। जब रिमूव हो रहा है यहाँ पे, जब रिमूव हो रहा है उस टाइम पे मुझे क्या करना है बेटा, यहाँ पे इश्यू करना है इनवॉइस, यहाँ पे इश्यू करना है इनवॉइस। गुड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर मूवमेंट है तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल, मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट गुड्स का नहीं है तो उस केस में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। मैंने बोला ये गुड्स रखे यहीं से ले लो, तो जो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी है, एट द टाइम डिलीवरी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपको इनवॉइस इश्यू करनी है। यहाँ पे जैसे कि गुड्स आपने अप्रूवल पे भेजे, सेल और रिटर्न बेसिस वाले गुड्स हैं, उस केस में आपको इनवॉइस इश्यू कब करनी है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब सप्लाई हो जाएगा, और विद इन 6 months फ्रॉम द रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने गुड्स अप्रूवल पे भेजे थे, आपको मैंने गुड्स दिए, मैंने बोला अरे देख ले यार, आपको पसंद आए तो रखना, नहीं पसंद आए तो मत रखना। तो यहाँ पे सेल और रिटर्न बेसिस पे मैंने दिया है, आपके पास मैंने गुड्स भेजे, आपने बोला ठीक है मैं देखता हूँ, यहाँ पे मैंने आपने चेक वेक किया, ज्वेलरी थी फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला हाँ सही है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आपने बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जनवरी 1 को भेजा, आपने 3 फरवरी को मेरे को फोन करके बोला कि हाँ भाई सही है चलेगा, तो 3 फरवरी को क्या हो गया, मेरा सप्लाई हो गया। तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई 3 फरवरी, या आपने मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया, भाई 6 महीने हो गए, तो उस केस में गवर्नमेंट ने मैक्सिमम टाइम क्या दिया भाई, 6 months तक के तो इनवॉइस बनाना ही पड़ेगा। तो या तो सप्लाई या 6 महीने, विच एवर इज अर्लियर। तो तब तक के क्या बन सकती है बेटा, यहाँ पे सेल और रिटर्न सप्लाई, जो कि जैसे कि गुड्स एंड अप्रूवल एंड ऑल केसेस में आपको इनवॉइस बनानी, कब तक बनानी है बेटा, गुड्स के केस में रिमूवल, यहाँ पे अगर मूवमेंट है तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल, मूवमेंट नहीं है तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, सेल और रिटर्न बेसिस पे बेटा बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, या 6 महीना, विच एवर इज अर्लियर। अब गुड्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, पेन आईपैड लैपटॉप इनकी बात नहीं कर रहे, सर्विस की बात कर रहे हैं। मैं सीए हूं, मैं दे रही हूँ यहाँ कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रही हूँ, मुझे इनवॉइस कब तक बनानी है, सर्विस के केस में बेटा 30 दिन में, 30 days फ्रॉम द सप्लाई ऑफ सर्विस। मैंने जब भी सर्विस दी उसके 30 दिन के अंदर मेरे को इनवॉइस बनानी है। बट बैंकिंग इंश्योरेंस वगैरह केसेस है, इंश्योरेंस बैंकिंग वालों को टाइम दिया हुआ है, उनकी सर्विस के लिए वो 45 डेज में इनवॉइस बना सकते हैं। इंश्योरेंस बैंकिंग वाले बेटा 45 डेज में सर्विस बना सकते हैं। अब ये तो नॉर्मल गुड्स और नॉर्मल सर्विसेज की बात हुई। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है अगर, या कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो उस केस में कब आपको बनानी है, फट से रिवाइज करेंगे। कंटिन्यूस से सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, बेटा मेन बुक खोला मैंने, कंटिन्यूस supply of goods means supply of goods which is provided or agreed to be provided continuously on recurrent basis under a contract, whether or not by means of wire, cable, pipeline or conduct, and for which supplier issues invoices to the recipient on a regular or periodic basis and include supply of goods such goods as the government may specify। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जैसे कि गैस आ रहा है, सप्लाई ऑफ गैस थ्रू पाइपलाइन विद अ वीकली बिलिंग शेड्यूल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, गुड्स का ही सप्लाई हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, रिकरेंट बेसिस पे हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कंटिन्यूस बेसिस पे हो रहा है, रिकरेंट बेसिस पे हो रहा है यहाँ पे, और जिसके लिए सप्लायर क्या भेज रहा है, रेगुलर या पीरियोडिक लेवल पे वो इनवॉइसेस बना रहे हैं, रेगुलर या पीरियोडिक लेवल पे वो इनवॉइसेस बना रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं।
कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं। अब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में हम बात कर रहे थे, ये तो क्या समझा मैं, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है, इनवॉइस कब बनानी है भाई, तो मैम एट द टाइम ईच सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज इशूड और ईच पेमेंट इज रिसीव, जैसा भी है। जैसे कि गैस पाइपलाइन कंटिन्यू आ रही है, अब उसमें नॉर्मल रूल लगाएंगे एट द टाइम ऑफ रिमूवल तो पूरे टाइम इनवॉइस ही बनाते रहो, नहीं, उसमें क्या रूल लगाया बेटा, उसमें उन्होंने बोला कि जब भी आप यहाँ पे स्टेटमेंट इश्यू कर रहे हो या पेमेंट रिसीव हो रहा है, या पेमेंट रिसीव हो रहा है, या पेमेंट रिसीव हो रहा है, तो जो भी रहेगा उसके हिसाब से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में आपका इनवॉइसिंग होगा। देन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, अब ये क्या चीज है मैम, सप्लाई ऑफ सर्विस कंटिन्यूस, ये भी बेटा कंटिन्यूस और रिकरेंट बेसिस पे जो सर्विस दी जा रही है किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 months विद पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन इंक्लूड सप्लाई ऑफ सच सर्विस एज द गवर्नमेंट नोटिफाई। इंपॉर्टेंट चीज क्या, कंटिन्यूस या रिकरेंट बेसिस पे है, फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 months। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में बेटा 3 months का कोई क्राइटेरिया नहीं था, सर्विस में है मैम कि भाई क्या है यहाँ पे एटलीस्ट 3 महीने से ज्यादा, मतलब कि 1 साल का फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि अब मैंने क्या बोलते हैं फ्लैट खरीदा, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस पे आता है, हमने पढ़ा था सर्विस के डेफिनेशन में आता है सप्लाई वाले चैप्टर में। तो फिर क्या होगा, उसकी इनवॉइस आपको कब बनानी रहेगी, ठीक है, अब उसकी इनवॉइस हम देखेंगे, अभी हम देखते हैं इनवॉइस कब बनानी, टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब कि भाई जो कंटिन्यूस रिकरेंट बेसिस पे चल रहा है, 3 महीने से ज्यादा का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन है, उसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। अब उसके केस में मैम इनवॉइस कब बनाएंगे, तो अब देखते हैं उसमें अलग अलग चीजें। Where the due date of payment is ascertainable from contract, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा ये घर है, मैं रेंट पे रहती हूँ, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, अब रेंट क्या है बेटा, यहाँ पे तो वैसे सर्विस पे आ गया ये, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मेरा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई मैं हर 5 तारीख को पेमेंट करूंगी ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरे को इनवॉइस कब बनानी है, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, 5 तारीख या उसके पहले बनानी है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 5 तारीख को पेमेंट करना है। वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट सो असर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, कुछ नहीं लिखा है, उनको विश्वास है, याचना है, पेमेंट कर देगी हमेशा, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा है, तो फिर जब पेमेंट करो तब भाई बिफोर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट आपको क्या करना है, इनवॉइस इशू करना है। हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस, तब क्या इशू करना है बेटा, इनवॉइस इशू करना है। एंड when the payment is linked to completion of an event, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे जैसे कि हम क्या खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, तो उसमें कैसा है ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट स्लैब आपकी कंप्लीट हुई, तो यहाँ पे ऐसा रहता है उनके कॉन्ट्रैक्ट जनरली कि आपको 10% पेमेंट करना है। सेकेंड स्लैब हमारी कंप्लीट हुई तो आपको यहाँ पे 20% पेमेंट करना है। हमारी यहाँ पे फॉर एग्जांपल फिफ्थ स्लैब कंप्लीट हुई, उसके बाद 50% पेमेंट करना है। और यहाँ पे हमारा लास्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ, यहाँ पे जैसे ही 100% काम हमारा कंप्लीट हुआ उसके बाद आपको यहाँ पे बाकी का बैलेंस बचा हुआ पेमेंट करना है। तो यहाँ आपने अपनी 10% पेमेंट किया, फिर यहाँ पे क्यूमुलेटिव 20% हो गया, क्यूमुलेटिव 50 हो गया, बचा हुआ पेमेंट आपको यहाँ पे एट द टाइम ऑफ पोजेशन करना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअली क्या हो रहा है, पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ द इवेंट, यस द पेमेंट इज लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ इवेंट, आपका पेमेंट क्या है, कंप्लीशन ऑफ इवेंट से लिंक्ड है, तो उस केस में आपको क्या आएगा बेटा, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दीज इवेंट आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। सो वेयर द ड्यू डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, वेयर द ड्यू डेट इज नॉट असर्टेनेबल मैम, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, एंड वेयर द पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट, तो हर एक इवेंट के कंप्लीशन पे, जैसे कि यहाँ 10% तक हुआ तो आपको इतनी इनवॉइस इशू कर देनी है, नेक्स्ट 10% के आपको सेकंड स्लैब पे, ये इन पर्टिकुलर डेट्स पे, इन पर्टिकुलर डेट्स पे बेटा यहाँ पे इन पर्टिकुलर डेट्स पे आप क्या करोगे, इनवॉइस इशू करोगे उतने उतने पार्ट के, ठीक है। ये क्या हुआ, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, 3 महीने से ज्यादा ही चलता है यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट। अब ये तो क्या हो गया, टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस नॉर्मल गुड्स के केस में, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में और सर्विसेज के केस में हमने पढ़ा। अब हु कैन इशू अ टैक्स इनवॉइस, कौन इशू करेगा भाई, रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो इशू इनवॉइस करेगा। कब, जब वो सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज, सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज यहाँ, तभी वो टैक्सेबल इनवॉइस इशू कर सकता है ऑब्वियसली, या वो रिसीव कर रहा है टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, 9394 यहाँ पे
अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड ले रहा है तो कुछ नोटिफाइड केसेस में क्या है, रजिस्टर्ड को टैक्स पे करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है, तो उस केस में वो इनवॉइस इशू करता है, सारे कंप्लायंसेस उसको करना पड़ता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इनवॉइस बेटा, अब इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा और शुरू होता है। इनवॉइस, भाई टैक्स इनवॉइस कौन इशू करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन जो कि सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। अब मैं कर रही हूँ भैया एग्जाम गुड्स सप्लाई कर रही हूँ, मैं यहाँ पे मिल्क फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल, मैं मिल्क यहाँ पे सप्लाई कर रही हूँ, मैं यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल सप्लाई कर रही हूँ, जो भी हो, मेरा किराना स्टोर्स है, दोनों टाइप के गुड्स मैं यहाँ पे इशू करती रहती हूँ। तो यहाँ पे जब मैं एग्जाम सप्लाई कर रही हूँ, या मैं कंपोजिट डीलर हूँ, या मैं कंपोजिशन के अंदर हूँ, तो उस केस में क्या करेंगे बेटा, बिल ऑफ सप्लाई इशू करूंगी, बिल ऑफ सप्लाई इशू करूंगी। बट इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में कभी इशू करूंगी बेटा, टू बी इशूड बाय पर्सन एंगेज इन मेकिंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम सप्लाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे ग्रोसरी शॉप है, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रूट्स वेजिटेबल्स यहाँ पे भी आ रहे हैं, और यहाँ पल्सेस वगैरह भी है, दाल भी है, यहाँ पे मिल्क भी है, कर्ड भी है, सारे आइटम्स यहाँ कर रही हूँ। कुछ आइटम टैक्सेबल है, कुछ एग्जाम्प्ट है, तो उन लोगों को क्या करना है, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। तो टैक्स इनवॉइस कौन करेगा बेटा, रजिस्टर्ड पर्सन ही करेगा मैम, जो टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं। बिल ऑफ सप्लाई दो लोग, जो एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं या जो कंपोजिट डीलर है। एंड थर्ड इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई कौन बेटा, यहाँ पे जो टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं, टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम सप्लाई दोनों कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस, गुड्स के केस में बेटा 3 कॉपी निकालनी, ट्रिप्लीकेट, ओरिजिनल फॉर द रिसिपिएंट, ओरिजिनल क्यों दे रहे हैं मैम रिसिपिएंट को, बेटा उसको उसके बेसिस पे क्रेडिट लेना है, तो ओरिजिनल कॉपी उसको दे देंगे। डुप्लीकेट कॉपी भैया यहाँ पे सरदार जी रास्ते में लेके जाएंगे, आपके ट्रांसपोर्टर्स जी लेके जाएंगे। एंड ट्रिप्लीकेट कॉपी किसकी है बेटा, सप्लायर की, ट्रिप्लीकेट कॉपी सप्लायर की है। सो गुड्स के केस में ट्रिप्लीकेट कॉपी निकलेगी, यहाँ पे फर्स्ट कॉपी ओरिजिनल कॉपी फॉर द रिसिपिएंट, जिसके बेसिस पे वो क्रेडिट लेगा। डुप्लीकेट कॉपी यहाँ ड्राइवर साहब लेके जाएंगे, ट्रांसपोर्टर जी। एंड ट्रिप्लीकेट कॉपी बेटा कौन लेके जाएगा, किसके पास रहेगी, सप्लायर के पास रहेगी। और सर्विस के केस में 2 ही कॉपी निकालेंगे, क्यों, ओरिजिनल फॉर द रिसिपिएंट जिससे क्रेडिट लेगा, डुप्लीकेट फॉर द सप्लायर। ट्रांसपोर्टर क्यों नहीं बेटा, बेटा सर्विस है, ट्रांसपोर्टर नहीं रहता है, ठीक है। सो द सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस इशूड ड्यूरिंग अ मंथ क्वार्टर शैल बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन जीएसटीआर1। जो भी हमारे सीरियल नंबर्स रहते हैं वो हमने क्या करना है, जीएसटीआर1 में हमें ये डॉक्यूमेंट्स के जो भी हमारे नंबर्स रहते हैं वो डालने होते हैं। तो गुड्स के केस में, सर्विस के केस में हमने देख लिया क्या क्या इनवॉइस इशू करनी है। अब ये बेटा इनवॉइस में कितनी कॉपीज इशू करनी है। अब इंपॉर्टेंट कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस में क्या क्या रहता है बेटा, सिंपल लॉजिक है, ऐसे याद रह जाएगा, ऐसे याद रह जाएगा। सप्लायर की डिटेल्स रहेगी, रिसिपिएंट की डिटेल्स रहेगी, गुड्स की डिटेल्स रहेगी, और क्या रहेगा, टैक्स की डिटेल्स रहेगी यहाँ पे, और कुछ भी नहीं रहेगा ज्यादा। सप्लायर का देखते हैं हम, जीएसटी ऑफ द सप्लायर, सप्लायर का जीएसटी नंबर रहेगा भाई, कॉन्सेक्यूटिव सीरियल नंबर एंड डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस की डिटेल्स, जीएसटी एंड रिसिपिएंट का रहेगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट इफ नॉट रजिस्टर्ड, यहाँ पे रिसिपिएंट कहाँ जहाँ गुड्स भेज रहे हो वहां पे उसका नेम एड्रेस डालोगे, एचएसएन कोड डालोगे बेटा, यहाँ पे आप जो भी एचएसएन कोड रहेगा, गुड्स का डिस्क्रिप्शन डालोगे, कितनी क्वांटिटी है, कितना वैल्यू का गुड्स है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है बेटा, टोटल वैल्यू एक होती है, टोटल वैल्यू जो वैल्यू है आपकी गुड्स की, टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पे टैक्स लग रहा है, जिस वैल्यू पे टैक्स लग रहा है, कभी कभार अलग होती है, अबेटमेंट वगैरह प्रिस्क्राइब होते हैं तब, तो कितना वैल्यू टोटल वैल्यू, कितना वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स का रेट बेटा सीजीएसटी का, एसजीएसटी का, आईजीएसटी का रेट, अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, एड्रेस ऑफ डिलीवरी वेयर डिफरेंट देन प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्स पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज, क्या टैक्स रिवर्स चार्ज पे है तो यस या नो आपको देना पड़ेगा, और सिग्नेचर जो रहेगी किसकी, ऑथराइज सिग्नेटरी की। तो बेसिक डिटेल्स है, रिसिपिएंट की डिटेल्स है, गुड्स की डिटेल है, इनवॉइस की डिटेल है, यहाँ पे याद नहीं रहे तो अपने मन से भी लिख सकते हो, किसका, मेरा जीएसटी आइन, सप्लायर का, रिसिपिएंट का जीएसटी आइन, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, सीरियल नंबर आपका, इनवॉइस का, डिस्क्रिप्शन, टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, एचएसएन कोड गुड्स का हो गया। फिर उसके बाद में बेटा अमाउंट ऑफ टैक्स क्या चार्ज किया, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगी, टैक्स क्या रिवर्स चार्ज पे पेएबल है, क्वांटिटी क्या है गुड्स की, एचएसएन कोड क्या है, बस यही सारी डिटेल्स है और कुछ भी नहीं, यही सारी डिटेल्स है। रिसिपिएंट की डिटेल, सप्लायर की डिटेल, और क्या बेटा, गुड्स की डिटेल, इनवॉइस की डिटेल, ये चारों चीजें लिख देने का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आए ना कभी कभार, नहीं भी कुछ हमें याद है तो अपने मन से लॉजिक्स लगाओ, एग्जाम में अपने को प्रेजेंटेशन बरोबर रखना है, ठीक है, मार्क्स बढ़िया मिलते हैं। हमने बहुत सारी टेक्निक्स डिस्कस की है और हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। नाउ रिवाइज टैक्स इनवॉइस बेटा, रिवाइज टैक्स इनवॉइस इज टू बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अफेक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड।
इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेके डेट ऑफ इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब भाई मेरा इफेक्टिव डेट जो था रजिस्ट्रेशन का, मेरे को रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आई उसके 30 दिन के अंदर अंदर मैंने अप्लाई कर लिया, 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर लिया, तो मेरा इफेक्टिव डेट भाई जब से मेरी लायबिलिटी आई तब से हो गया। अब मेरा इफेक्टिव डेट तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई फॉर एग्जांपल 1 जनवरी आता है, यहाँ 1 जनवरी 2020 आता है मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मेरे को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर 10-15 दिन बाद आया, 15 दिन बाद आया फॉर एग्जांपल, मेरे को 15 जनवरी को आ रहा है फॉर एग्जांपल। तो इस बीच में क्योंकि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया नहीं था, जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया उसमें लिख के आया कि इफेक्टिव डेट क्या है बेटा, 1 जनवरी है, 1 जनवरी है। अब इस बीच में मैंने तो क्या किया होगा, मैंने तो नॉर्मल इनवॉइस इशू कर दिया, क्या मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है तो मैंने तो ना टैक्सेबल इनवॉइस इशू किया। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, कर दी ना वो कर दी, अब आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करो इस पीरियड की। सो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेकर के डेट ऑफ इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बीच में क्या करते हैं बेटा, रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू की जाती है। Consolidated revised tax invoice may be issued in respect of taxable supply made to an unregistered recipient during this period। अब इस पीरियड में आपने क्या किया होगा, छोटे मोटे 100 रुपए 50 रुपए फॉर एग्जांपल बहुत सारे सप्लाई किया अनरजिस्टर्ड लोगों को, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, आप क्या करो सारे अनरजिस्टर्ड के लिए कंसोलिडेटेड इनवॉइस कर दो, उनको क्रेडिट तो लेना है नहीं, गवर्नमेंट को कोई टेंशन नहीं है, तो वो सारे लोगों के लिए आप क्या कर सकते हो, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट के लिए कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर दोगे। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, consolidated revised invoice cannot be issued in respect of all unregistered supply if the value exceeds 2,50,000 during the period। बट अब क्या हुआ, इंटरस्टेट सप्लाई की, मैंने मुंबई से दिल्ली सप्लाई करी 5 लाख रुपए का एक जने को, अनरजिस्टर्ड है वो, गवर्नमेंट ने बोला तो भी नहीं, 2.5 लाख से ज्यादा है, 2.5 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में कंसोलिडेटेड इनवॉइस नहीं, उसका तो इंडिविजुअल इनवॉइस बनेगा। Particulars of debit credit notes are also same as revised tax invoice, this we'll see actually, ये नहीं, अभी ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम बाद में देखेंगे। ये एक्चुअली अब ऐसा नहीं है, ये हम बाद में देखेंगे। रिवाइज टैक्स इनवॉइस कंसोलिडेटेड, ओके बेटा यहां पे चेंज करना, इट इज कंसोलिडेटेड इनवॉइस, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, गलती से हेडिंग आ गया। सो कंसोलिडेटेड इनवॉइस शैल बी इशूड फॉर सच सप्लाई एट द क्लोज ऑफ ईच डे इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सच सप्लाईज। अब क्या हुआ बेटा, क्या होता है, tax invoice is not required to be issued in case value of supply is less than 200, recipient unregistered or recipient does not require invoice। अब भाई मैं छोटा मोटा किराने का सामान लेने के लिए गई, 100-150 रुपए का बिल हुआ, मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, मेरे को इनवॉइस नहीं चाहिए, 200 रुपए से कम का है, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, उस केस में यहाँ पे सप्लायर को इंडिविजुअल टैक्स इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है। कब, जब रिसिपिएंट जो है क्या है बेटा, अनरजिस्टर्ड है, वैल्यू 200 रुपए से कम है और रिसिपिएंट बोल रहा है मेरे को इनवॉइस नहीं चाहिए भैया, तो उस केस में क्या है, कंसोलिडेटेड इनवॉइस उस दिन के पूरे ऐसे जितने आपके आए यहाँ पे कस्टमर्स, उन सबका मिला के एक यहाँ पे कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस एट द एंड ऑफ ईच डे बन सकती है, एट द एंड ऑफ ईच डे बन सकती है। तो क्या लिखा है, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड फॉर सच सप्लाई एट द क्लोज ऑफ ईच डे इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सच सप्लाई, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सच सप्लाईज। अब बेटा अब ये अलग अलग डॉक्यूमेंट हम समझेंगे क्या है, देखिए हमने एक टैक्स इनवॉइस देखा, सेकंड रिवाइज टैक्स इनवॉइस देखा, थर्ड कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस देखा। अब रिसीट वाउचर, अब क्या हुआ, आपने बोला कि मैम आप ज्वेलरी डिजाइनिंग, फॉर एग्जांपल मेरा ज्वेलरी का काम है, आपने बोला कि मुझे ना ऐसी ऐसी यहाँ पे ये कुंदन की ज्वेलरी चाहिए, आई सेड ओके फाइन, 2 लाख का एडवांस दे दो, मैं बनवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, एडवांस होता ही है बिजनेस में ऐसा। तो आपने बोला ठीक है भाई ले लो एडवांस, कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपने स्पेसिफिकेशन बनाया, मैं आपकी वैसे ज्वेलरी डिजाइन कर रही हूँ। तो क्या हुआ, सप्लायर ने क्या किया, एडवांस पेमेंट लिया, एडवांस पेमेंट लिया, तो भाई जीएसटी आने के बाद उसने एक यहाँ पे उसे इश्यू करना है डॉक्यूमेंट जिसे बोलते हैं रिसीट वाउचर। एडवांस लोगे तब रिसिपिएंट को एक डॉक्यूमेंट दोगे, उसे क्या बोलोगे, रिसीट वाउचर। अब क्या हुआ, मैंने ज्वेलरी बनाई, आपको पसंद नहीं आई, आपने बोला नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ये नहीं अभी क्या, तो आपने बोल दिया कि नहीं यार बजट ही नहीं है यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, मेरे को कैंसिल करना है, ये नहीं चाहिए, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, रिफंड ले लो। तो जब एडवांस आपने मुझे दिया था तब मैंने आपको क्या डॉक्यूमेंट दिया था, रिसीट वाउचर दिया था, रिसीट वाउचर दिया था। अब बाद में कोई सप्लाई हुई नहीं, बाद में कोई सप्लाई हुई नहीं, तो मैं कोई टैक्स इनवॉइस तो इशू करूंगी नहीं, पर मैं आपको पैसा वापस दे रही हूँ, तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या रहेगा बेटा, रिफंड वाउचर मैं आपको साथ में दूंगी। क्या दूंगी मैं आपको, रिफंड वाउचर साथ में दूंगी, समझा आपको। तो जब एडवांस लेते हो तब रिसीट वाउचर, जब रिफंड करते हो तब रिफंड वाउचर। नेक्स्ट, इनवॉइस एंड पेमेंट टू बी इशूड बाय रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। बेटा रिवर्स चार्ज में क्या होता है, रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स, आप सप्लायर और लीगल सर्विसेज दे रहे हो फॉर एग्जांपल मुझे,
रिवर्स चार्ज में क्या टैक्सेबिलिटी आएगी? भाई मैं रिसिपिएंट हूं, मेरे को सर्विस दे रहे हो, आप लॉयर हो, मैं यहाँ पे एक बिजनेसमैन हूं, मैंने आपसे सर्विस ली, मेरी लाइबिलिटी है रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की, मेरी लाइबिलिटी है टैक्स यहाँ पे इनवॉइस बनाने की, सेल्फ इनवॉइस मैं बनाऊंगी, पेमेंट वाउचर मैं बनाऊंगी। तो किसकी बात हो रही है? इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर टू बी इशूड बाय रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। तो पेमेंट वाउचर वेयर द रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, रिसिपिएंट क्या है आपका? रजिस्टर्ड। रिसिपिएंट क्या है आपका? रजिस्टर्ड है और रिसीव्स द सप्लाई टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, उसको क्या मिली? सप्लाईज मिली जो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है। 9(3) हो सकता है, 9(4) हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उस केस में बेटा क्या होगा? अगर सप्लायर रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे बेटा। यहाँ पे 9(3) में तो सप्लायर रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, 9(4) में एक ही प्रोविजन है, उसमें सप्लायर अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। देखो 9(3) 9(4) में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, मतलब 9(3) जो है नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज के लिए बात करता है। 9(3) में क्या हुआ कि मैं यहाँ सप्लायर हूं, मैंने कुछ नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज दी, जैसे कि लीगल सर्विसेज दी, तो इसमें किसकी लाइबिलिटी आती है? रिसिपिएंट की लाइबिलिटी आती है टैक्स पे करने की, सारे कंप्लायंसेस करने की। सप्लायर कुड बी अनरजिस्टर्ड, सप्लायर कुड बी रजिस्टर्ड, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। रिसिपिएंट शुड बी रजिस्टर्ड, बट 9(4) में बेटा, 9(4) में जब अनरजिस्टर्ड सप्लायर नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन को, रिसिपिएंट को यहाँ पे देता है सर्विसेज, तो रिसिपिएंट की लाइबिलिटी हो पेड करने की, टैक्स करने की। 9(4) में सप्लायर कभी भी रजिस्टर्ड नहीं रहेगा, 9(4) में सप्लायर कभी भी रजिस्टर्ड नहीं रहेगा। तो बस यही लिखा है, सिंपल सी बात है। यहाँ क्या हुआ? रिसिपिएंट है, उसने रिवर्स चार्ज में सर्विसेज ली 9(3) के अंडर या 9(4) के अंडर, तो उस केस में रिसिपिएंट की क्या लाइबिलिटी है? ही विल इशू अ पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर। जब वो सप्लायर को पेमेंट कर रहा है तब उसको एक डॉक्यूमेंट इशू करना है, उसका नाम क्या है? पेमेंट वाउचर। ठीक है। 9(3) में सप्लायर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कोई भी हो सकता है, 9(4) में सप्लायर विल ऑलवेज बी अनरजिस्टर्ड। अब एक तो पेमेंट वाउचर इशू करेगा रिसिपिएंट, दूसरा डॉक्यूमेंट इशू करेगा इनवॉइस। रिसिपिएंट की लाइबिलिटी भाई रिवर्स चार्ज में सब तुझको ही करना है, सारे कंप्लायंसेस तुझको ही करना है। तो यहाँ पे क्या है? रिसिपिएंट तो आपका क्या है बेटा? रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट ने सर्विसेज ली रिवर्स चार्ज की, सेम बात है 9(3) या 9(4) की, तो रिसिपिएंट को क्या इशू करना है बेटा? इनवॉइस। रिवर्स चार्ज के केस में सप्लायर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रिसिपिएंट इनवॉइस इशू करेगा, रिसिपिएंट पेमेंट वाउचर इशू करेगा, रिसिपिएंट गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा, क्रेडिट भी रिसिपिएंट ही लेगा। ठीक है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है बेटा? रिसिपिएंट की आती है। नेक्स्ट इज क्रेडिट एंड डेबिट नोट। पहले डेबिट नोट समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे डेबिट नोट बेटा कब इशू करते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है। भाई मैंने टैक्स इनवॉइस इशू कर दी, उसके बाद क्या हुआ? टैक्सेबल वैल्यू जो है बेटा वो कम है इनवॉइस में, जो एक्चुअल में होना चाहिए थी उसकी जगह। मैंने क्या किया? मैंने टैक्स इनवॉइस इशू करे, टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख लिख दी, एक्चुअली 1,50,000 थी। या मैंने जो टैक्स चार्ज किया वो टैक्स चार्ज कम कर दिया, तो मैं क्या करूंगी भाई? टैग यहाँ पे डेबिट नोट इशू करूंगी, उससे पैसा ले लूंगी, टैक्स ले लूंगी, गवर्नमेंट को दे दूंगी। तो जहां पे पहले एक या एक से ज्यादा टैक्स इनवॉइस इशू करी है और टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स चार्ज कम है, तो सप्लायर क्या इशू करेगा बेटा? डेबिट नोट इशू करेगा। अब अगर फॉर एग्जांपल उसने 1 2 3 4 4 इनवॉइसेस इशू करी थी, तो उसके अगेंस्ट में वो एक या एक से ज्यादा डेबिट नोट इशू कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं कि एक इनवॉइस के अगेंस्ट एक ही होना चाहिए, 1 to 1 नहीं जरूरी है। 4 के अगेंस्ट वो एक भी कर सकता है, 4 के अगेंस्ट वो 4 भी कर सकता है, जैसे उसकी मर्जी वैसे वो डेबिट नोट इशू कर सकता है। क्रेडिट नोट क्या है भाई? क्रेडिट नोट इसके एग्जैक्टली अपोजिट, 4 केसेस में क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। पहले मैंने टैक्स इनवॉइस इशू करी, फिर क्या हुआ? मैंने टैक्सेबल वैल्यू क्या करी? ज्यादा चार्ज कर दी, जो करनी थी उससे ज्यादा चार्ज कर दी, एग्जैक्टली अपोजिट। या टैक्स ज्यादा चार्ज कर दिया, या गुड्स रिटर्न का केस हो गया, या गुड्स डेफिशिएंट है, तो उस केस में क्या इशू करेंगे बेटा? क्रेडिट नोट इशू करेंगे। सिमिलर चीज है, अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल पूरे साल भर में यहाँ पे 5 सप्लाईज करी थी और उसके लिए 5 टैक्स इनवॉइस इशू करी थी, तो उसके अगेंस्ट मैं एक क्रेडिट नोट भी इशू कर सकती हूँ, एक से ज्यादा भी कर सकती हूँ, एक भी कर सकती हूँ, 1 और मोर क्रेडिट नोट इन अ फाइनेंशियल ईयर। पूरे एक साल के मैं कंबाइन करके एक क्रेडिट नोट भी इशू कर सकती हूँ। कौन करेगा भाई? सप्लायर करेगा। किसको करेगा भाई? रिसिपिएंट को करेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड है, बहुत सिंपल सा है। फेज मैनर में ई इनवॉइस आने वाली है, बहुत ज्यादा कुछ एप्लीकेबल नहीं है, थोड़ा सा पार्ट आपके लिए एप्लीकेबल है, वो हम देखेंगे।
अभी क्या है, ई इनवॉइस कौन बनाएगा, नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन बनाएंगे। यहाँ पे बाय इंक्लूडिंग कहाँ पर्टिकुलर्स इंक्लूड करेंगे, जीएसटी INV 01 में, जिसमें उनको IRN मिलेगा, जो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले कॉमन पोर्टल में कुछ इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे, उससे IRN मिलेगा, IRN को वो डालेंगे कहाँ, GST INV 01 यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे। वो जो इनवॉइस इसके अलावा बनाई जाएगी, अगर इस जो प्रोसेस दी है इसके अलावा से इनवॉइस नहीं मानी जाएगी। अब जो हमने डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट वाली रिक्वायरमेंट पढ़ी थी वो ई इनवॉइस को नहीं लगती, वो फिजिकल इनवॉइस के लिए थी, ई इनवॉइस के लिए नहीं है। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स बेटा बहुत सारे गवर्नमेंट ने बनाए, www.einvoice1.gst.gov.in, www.einvoice2.gst.gov.in, ऐसे करके 10 पोर्टल्स गवर्नमेंट ने इनवॉइस के बनाए, ऐसे करके 10 पोर्टल्स इनवॉइस के गवर्नमेंट ने बनाए। और गवर्नमेंट बताएगी कि कौन से टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई पे क्या होना चाहिए बेटा, क्विक रिस्पांस कोड होना चाहिए, कौन से टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई पे क्विक रिस्पांस कोड होना चाहिए। और एक और पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा, जो हमने कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बनाई थी, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस हमने कांसेप्ट पढ़ा था ना, यहाँ पे रिसिपिएंट जब अनरजिस्टर्ड है, 200 से कम का है और रिसिपिएंट को इनवॉइस नहीं चाहिए, तो डे एंड में आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना सकते हो। तो उसी के लिए दिया गया है, ऑप्शन टू इश्यू कंसोलिडेटेड इनवॉइस हैज बीन डिसअलाउड टू सप्लायर एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमैटिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, मूवी देखने जाते हैं, वो आपको जो इनवॉइस देते हैं बेटा, वहां पे क्या किया इन्होंने, कंसोलिडेटेड इनवॉइस का कंसेप्ट हटा दिया, इवन इफ 200 रुपए से कम है। A registered person who is supplying service by way of admission to exhibition to cinematic films in multiplex screen shall be required to issue electronic ticket. The electronic ticket को क्या मान लिया जाएगा, टैक्स इनवॉइस मान लिया जाएगा, even if it does not contain details of recipient of service but contains other information. Moreover, supplier of such service in a screen other than multiplex screen shall also be given. दूसरे स्क्रीन वाले भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, इन लोगों को ये ऑप्शन डिसअलाउ किया है। तो बेटा यहाँ तक हमारा जो कंसेप्ट होता है किससे रिलेटेड पढ़ा हमने, इनवॉइस से रिलेटेड पढ़ा, अलग अलग चीजें पढ़ी, टैक्स इनवॉइस पढ़ी, रिवाइज टैक्स इनवॉइस हमने पढ़ी, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, एडवांस वाउचर कब, रिफंड वाउचर कब, हमने ये सारी चीजें पढ़ी, डेबिट नोट कब, क्रेडिट नोट कब, हमने यहाँ पे समझा ई इनवॉइस कब, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा, हम यहाँ पे किससे रिलेटेड करने वाले, ई वे बिल से रिलेटेड करने वाले हैं डिस्कस, ये दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। ई वे बिल कब मिलता है, देखते हैं हम यहाँ पे, जब मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है, कंसाइनमेंट वैल्यू कितनी है, 50,000 से ज्यादा, बेटा क्विक रिवीजन है, फटाफट करेंगे, कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है और गुड्स का मूवमेंट होता है, तो जो डॉक्यूमेंट इश्यू करना है उसे क्या बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं ई वे बिल। ई वे बिल जैसे कि टैक्स इनवॉइस होती है, सप्लाई में मूवमेंट पे क्या होता है यहाँ पे बेटा, ई वे बिल होता है, कब, जब सप्लाई हो तब, सप्लाई के अलावा कुछ और भी है और मूवमेंट हुआ, जैसे कि सेल्स रिटर्न हुई और मूवमेंट हुआ तो भी, या इनवर्ट सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन से, इनवर्ट सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन से, ये तीनों भी केस में क्या किया जाएगा बेटा, यहाँ पे किसी भी केस में क्या इश्यू किया जाता है डॉक्यूमेंट, उसे क्या बोलते हैं, ई वे बिल बोला जाता है, ई वे बिल बोला जाता है। जो मूवमेंट कॉज करता है वो पार्ट ए ऑफ GST EWB 01 यहाँ पे फिल करता है। मूवमेंट कौन कॉज करता है, अब यहाँ सप्लायर रजिस्टर्ड है, उसने यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट कराया, उसने मूवमेंट कॉज की, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, उसने मूवमेंट कॉज कराया, उसने अरेंजेस कराया ट्रांसपोर्ट, उसने कॉज किया। अगर यहाँ सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, उसने रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को दिया है, तो उस केस में रिसिपिएंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दो पार्ट होते हैं बेटा ई वे बिल में, पार्ट ए, मैं फास्ट जा रही हूँ, मैंने बताया पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए कौन भरता है, जो मूवमेंट कॉज कर रहा है, सप्लायर हो सकता है, रिसिपिएंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पार्ट बी बेटा ट्रांसपोर्टर की डिटेल है, व्हीकल नंबर की और व्हीकल डिटेल्स होती है, ट्रांसपोर्टर फिल करता है। अब ई वे बिल कौन जनरेट करेगा, कोई भी कर सकता है, यहाँ पे रजिस्टर्ड सप्लायर भी कर सकता है, यहाँ पे कंसाइनर कर सकता है, कंसाइनी कर सकता है, यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्टेशन खुद की व्हीकल में या रेलवे या एयर से किया है, और ट्रांसपोर्टर करेगा जब गुड्स जो ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड में है। ऑब्वियसली रेलवे के केस में ट्रांसपोर्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है। अब यहाँ पे कंसाइनी ने यहाँ ई वे बिल नहीं जनरेट किया और यहाँ पे वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो किसकी फिर अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ट्रांसपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बेटा रेलवेज के केस में रेलवे को गुड्स डिलीवर नहीं करना है जब तक कि उसे ई वे बिल नहीं मिलना है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी तक के एटलीस्ट ई वे बिल होना चाहिए। जनरली हम लोग नहीं तो ई वे बिल कभी बनाते हैं जब हमारा यहाँ पे कमेंसमेंट होता है गुड्स का, तब बनाते हैं। ई वे बिल कैन बी जनरेटेड इफ गुड्स वैल्यू जो है क्या 50,000 से कम है। ई वे बिल में नॉट बी फर्निश्ड इन पार्ट बी, डिटेल्स ऑफ कन्वेंस में नॉट बी फर्निश्ड इन पार्ट बी, जब यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर से लेके प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन, या ट्रांसपोर्टर की जगह से लेके फर्दर प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनी जो है वो 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में आपको डिटेल्स यहाँ पार्ट बी में फर्निश करने की जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ, ट्रांसपोर्टर गुड्स लेकर के जा रहे थे, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर हमारे यहाँ पे सरदार जी हैं, यहाँ पे वो गुड्स लेकर के जा रहे हैं,
अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आपके गुड्स जो है उनका जो कन्वेंस हो सकता है फॉर एग्जांपल खराब हो गया, तो उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गुड्स ट्रांसफर करना पड़ेगा दूसरे कन्वेंस में। सो इन सच केसेस द ट्रांसपोर्टर और जनरेटर ऑफ द ई-वे बिल शैल अपडेट न्यू व्हीकल नंबर इन पार्ट बी ऑफ ई-वे बिल बिफोर सच ट्रांसफर एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स। गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस देखो, गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भाई जो ट्रांसपोर्टर है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे उनको उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भाई यहाँ पे सरदार जी है फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट सोच रही है कि भाई हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स इतने एजुकेटेड है कि वो पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और क्या करेंगे, व्हीकल की डिटेल अपडेट करेंगे। तो गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी है कि वो उन्हें अपडेट करना है व्हीकल नंबर, कहाँ पे, पार्ट बी में। पार्ट बी किससे, व्हीकल डिटेल से रिलेटेड होता है। कंसोलिडेटेड ई-वे-बिल इन केस ऑफ transportation, in case of road transport beta, after e-way-bill has been generated where multiple consignment are intended to be transported in one conveyance। अब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे मेरा फॉर एग्जांपल एक ट्रक है, ट्रक में बहुत सारे छोटे छोटे कंसाइनमेंट जा रहे हैं, मल्टीपल कंसाइनमेंट इन वन कन्वेंस। एक कन्वेंस है, एक ट्रक है, उसमें मल्टीपल कंसाइनमेंट जा रहे हैं। सो e-way-bill has been generated, multiple consignment are intended to be transported in one conveyance। The transporter may indicate serial number of e-way-bills generated in respect of each such consignment electronically on the common portal and consolidated e-way-bill may be generated on the said common portal। तो यहाँ पे क्या किया, फॉर एग्जांपल 100 गुड्स जा रहे हैं, तो अब वो क्या करेगा भाई, वो एक ही ई-वे-बिल बना लेगा, कंसोलिडेटेड ई-वे-बिल। वो कैसे बनेगा, सारे जो इंडिविजुअल 100 ई-वे-बिल्स हैं उनको पोर्टल पे डालेगा और उससे एक ई-वे-बिल निकलेगा, वो कंसोलिडेटेड ई-वे-बिल रहेगा, जिसमें डिटेल्स रहेगी कि भाई ये 100 चीजें मेरे यहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ, उसको 100 के 100 कैरी करने की जरूरत नहीं है। e-way-bills कब बनाना है, प्रायर टू मूवमेंट ऑफ द गुड्स। where the consignee has not generated e-way-bill and the aggregate value of consignment carried in conveyance is more than 50,000 then transporter shall generate individual form। अब क्या हुआ बेटा, पहले तो एक चीज क्या थी कि भाई इंडिविजुअल ई-वे-बिल्स बना के आपको यहाँ पे कंसाइनर ने दिए, तो आप क्या कर सकते हो, कंसोलिडेटेड ई-वे-बिल निकाल सकते हो। दूसरा केस क्या है, भाई मैं यहाँ पे मोबाइल ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ, मेरा 15,000 रुपए का है, ये पेंसिल आप कर रहे हो, आपका फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए का है। तो ऐसे भाई हमारे इंडिविजुअल 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 से कम थे, तो कंसाइनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी ई-वे-बिल जनरेट करने की। तो इस केस में क्या होगा, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला अच्छा इंडिविजुअली 50,000 से कम आ रहा है, इसलिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बट पूरे कन्वेंस में जब मिलाएंगे तो 50,000 से ज्यादा है, हाँ जी है, तो उस केस में ट्रांसपोर्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, एक कंसोलिडेटेड ई-वे-बिल जनरेट करेगा। EWB 01 on the basis of invoice, bill of supply, delivery चालान and may also generate consolidated e-way-bill। तो वो इंडिविजुअल बिल भी बनाएगा 10,000 के, 15,000 के, और एक कंसोलिडेटेड ई-वे-बिल भी बनाएगा प्रायर टू मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब क्या हुआ, किसी रीजन से कैंसिल करना पड़ रहा है ई-वे-बिल, सो ई-वे-बिल कैन बी कैंसल्ड इफ ईदर गुड्स क्या हुए, ट्रांसपोर्ट नहीं हुए, या नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर डिटेल फर्निश्ड इन ई-वे-बिल, या कुछ चेंज हो गया उस डिटेल्स के हिसाब से ट्रांसपोर्ट नहीं हो, तो क्या ई-वे-बिल कैंसिल हो सकता है, यस। 24 घंटे के अंदर, जनरेट होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर कैंसिल कर सकते हो आप ई-वे-बिल। वैलिडिटी पीरियड क्या रहेगी बेटा आपकी ई-वे-बिल की या कंसोलिडेटेड ई-वे-बिल की, डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस आपका गुड्स जा रहा है। 100 किलोमीटर तक के 1 दिन का वैलिडिटी दिया है, 100 किलोमीटर से ज्यादा है फॉर एवरी 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ आफ्टर दैट 1 एडिशनल डे अदर देन व्हाट बेटा, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट। ओवर डायमेंशनल कार्गो, बड़े बड़े कार्गो शिप्स वगैरह हम लोग देखते हैं, कार्गोज देखते हैं ना हम लोग, जो वहां पे आपको दिखते होंगे, जैसे आप हाईवे पे जाते हो, बड़े बड़े कार्गोज रहते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, तो उनके लिए अलग से लिमिट्स दी हुई है, देखते हैं हम, ठीक है। या मल्टी मॉडल शिपमेंट मतलब कि भाई जिसमें अलग अलग 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आप गुड्स यहाँ पे लेके जा रहे हो, उसमें से एक मोड हो सकता है, क्या हो बेटा, यहाँ पे एक मोड शिप रहेगा। सो मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप, तो वेसल से जा रहे हैं फिर शिप से जा रहे हैं, उसे बोलते हैं मल्टी मॉडल शिपमेंट, ठीक है। एक आपका शिप होना चाहिए, एयरक्राफ्ट से जा रहा है फिर शिप से जा रहा है फॉर एग्जांपल। सो ये दोनों केसेस में लिमिट, टाइम लिमिट अलग दी हुई है। ऊपर में क्या था, अदर देन, जैसे नॉर्मल व्हीकल से जा रहा है तो 100 किलोमीटर के लिए 1 डे दिया है, 150 किलोमीटर के लिए कितने दिन होंगे बेटा, 2 दिन होंगे, 250 किलोमीटर के लिए 3 दिन होंगे, ठीक है, ऐसा है। नेक्स्ट फॉर 20 किलोमीटर 1 डे है, क्योंकि वो बड़े बड़े होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, ओवर डायमेंशनल कार्गो या मल्टी मॉडल शिपमेंट। और फॉर एवरी 20 किलोमीटर ऑफ पार्ट देयर ऑफ बेटा 1 एडिशनल दे दिया हुआ है, 1 एडिशनल दे दिया हुआ है। अब ई-वे-बिल आपने तो बना दिया, द पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स शैल जनरेट ई-वे-बिल स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ अदर पर्सन एज रेसिपिएंट हु कैन कम्युनिकेट द एक्सेप्शन एंड रिजेक्शन of the e-way-bill. If no, exception rejection is not communicated within 72 hours from the date of time of generation or time of delivery, whichever is earlier, it shall be deemed that it has accepted। क्या हुआ, मैंने e-way-bill बनाया, आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा,
ठीक है, आपने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, एक्सेप्ट कर लिया, तो टाइम क्या दिया हुआ है 72 आवर्स। मैंने जब बनाया उसके 72 आवर्स में आपने एक्सेप्ट करना है, नहीं किया तो इट विल बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड। 72 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ जनरेशन और डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब गुड्स उसके पहले पहुंच गए तो उसके विच एवर इज अर्लियर, वो क्या दी हुई है आपको, टाइम लिमिट दी हुई है एक्सेप्ट करने की या रिजेक्ट करने की, एक्सेप्ट करने की या रिजेक्ट करने की। डॉक्यूमेंट्स डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंट। अब यहाँ पे सरदार जी जा रहे हैं, आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट उनको क्या लेकर के जाना है बेटा, रास्ते में इनवॉइस लेके जाएंगे या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान, एज द केस में भी वो उन्हें लेके जाना है। ई वे बिल की कॉपी लेके जाएंगे या तो फिजिकल फॉर्म में, या ई वे बिल का नंबर रख सकते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या मैप टू RFID डिवाइस एम्बेडेड ऑन द कन्वेंस। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं बेटा, ये RFID अभी पूरा आया नहीं है, तो फिजिकल रख सकते हैं या ई वे बिल का सिर्फ नंबर रख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या RFID डिवाइसेस अभी गवर्नमेंट लेके आने वाली कि भाई यहाँ पे डिवाइस जो रहेगी ट्रक के ऊपर फॉर एग्जांपल डिवाइस लगी हुई है, उसको वहां से स्कैन करेंगे चेक पोस्ट से तो पता चल जाएगा, वो लिंक रहेगा ई वे बिल से, पता चल जाएगा कि अंदर क्या कुछ है। तो इसमें से कुछ ना कुछ उन्हें कैरी करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशंस देखो आप गवर्नमेंट की। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेंस। Commissioner or any officer empowered by him in this behalf may authorize the officer to intercept any conveyance to verify e-way bill or e-way bill number in the physical form for all interstate and intrastate movement। अब रास्ते में गवर्नमेंट को ऑफिसर को ऐसा लगा कि नहीं मुझे एक बार चेक करना है, तो क्या वो चेक कर सकता है? हाँ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक कन्वेंस कैन आल्सो बी कैरिड बाय ऑफिसर ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ टैक्स इवेजन। यहाँ पे अब बेटा यहाँ पे आपके जो टैक्स इवेजन की उनके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, तभी वो आपको एक स्टेट में एक से ज्यादा बार रोक सकते हैं, अदरवाइज एक स्टेट में आपको एक ही बार रोका जाएगा। और 30 मिनट से ज्यादा आपका व्हीकल डिटेन किया है तो फिर अगेन गवर्नमेंट ने बोला यहाँ पे ट्रांसपोर्टर को लॉग इन टू द पोर्टल, और आप क्या कर सकते हो, आप वहां पे इन्फॉर्म कर सकते हो हमको कि भाई हमें यहाँ पे 30 मिनट से ज्यादा हमारे व्हीकल को डिटेन किया गया है। इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स। जब इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन हुआ तो यहाँ पे ऑफिसर को भी काम किया कि दिया है कि उन्हें समरी रिपोर्ट बनानी है हर एक इंस्पेक्शन की, और वो पोर्टल पे डालनी है कितने दिन में, 24 आवर्स ऑफ इंस्पेक्शन में, और फाइनल रिपोर्ट 3 दिन में देनी पड़ेगी उन्हें। वंस फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड ऑन अ कन्वेंस हैज बीन डन ड्यूरिंग ट्रांजिट एट वन प्लेस विद इन अ स्टेट, नो फिजिकल वेरिफिकेशन शैल बी कैरिड आउट अगेन इन दैट स्टेट। अब दूसरी बार नहीं कर सकते अंटिल एंड अनलेस यहाँ पे उनको पता चला कि इवेजन ऑफ टैक्स है तो रोक सकते हैं, अदरवाइज नहीं रोक सकते हैं। तो बेटा हमने बहुत क्विकली डिस्कस किया क्योंकि यहाँ पे हमारा क्विक रिवीजन था, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था, बहुत फास्ट हमने ई वे बिल का यहाँ पे डिस्कशन किया। अब यहाँ पे एक पॉइंट और हमारा रह जाता है, यस लास्ट हमारा पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग इंफॉर्मेशन ऑन पार्ट ए ऑफ ई वे बिल 01। No person shall not be allowed to furnish information in Part A of GST EWB 01 in respect of following registered person, whether a supplier or recipient। तो यहाँ पे बेटा इन लोगों के बारे में कोई भी ई वे बिल पार्ट ए में इंफॉर्मेशन नहीं देगा। कौन लोग हैं ये वो लोग हैं जो कि कंपोजिशन में टैक्स पे कर रहे थे और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स तक के स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स फर्निश ही नहीं किया, या जो रेगुलर स्कीम में टैक्स पे कर रहे थे और उन्होंने 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ तक के रिटर्न ही फर्निश नहीं किया, जो रेगुलर स्कीम में थे और जिन्होंने GSTR 1 ही फर्निश नहीं किया 2 महीने या 2 क्वार्टर तक के, तो वो लोग क्या कर सकते हैं बेटा, उन लोग क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं की जाएगी। हाउएवर कमिश्नर को या जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर को ऐसा लगता है कि भाई एप्लीकेशन किया है और उसका सफिशिएंट कॉज है, तो उस केस में अलाउ कर सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन फर्निश करने के लिए। पर ये रिक्वेस्ट अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी, सो बेटा हियर वी कंप्लीट द चैप्टर टैक्स इनवॉइस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट एंड ई वे बिल्स हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। ठीक है, सो बेटा विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर फॉर द समरी लेक्चर। थैंक यू फॉर नाउ।